हेलो दोस्त, सृजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और हम आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आइए आज का टॉपिक देखिए। सेल सेल को ही बैटरी कहा जाता है। तो आज का टॉपिक सेल है, जिसको बोलचाल की भाषा में बैटरी कहा जाता है। तो सेल को यानी बैटरी को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले हम कुछ टॉपिक पर गौर करेंगे। जैसे देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन हिंदी में हुआ उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दूसरा पॉइंट, इनरिवर्सिबल रिएक्शन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगला टॉपिक, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। आगे रिडक्शन रिएक्शन, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। पांचवा, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी सेल को अच्छी तरह से समझने के लिए इन टॉपिक पर, इन शब्दों पर, इन पदों की हल्की फुल्की नॉलेज होना चाहिए। आइए शॉर्ट में इतने रिएक्शन के बारे में आप हल्का जाने। पहला क्या है, ये दोनों समझिए, उत्क्रमणीय और ये हो गया अनुत्क्रमणीय। तो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय समझिए। दुनिया का कोई काम करने में अगर वहाँ पर कोई रिटर्निंग होता है, पुनः वापसी होता है, तो समझना कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे देखिए, ये मार्कर है, इसको खोल दिए तो अलग हो गया, फिर इसको ऐसे कर दिए, फिर इसको ऐसे किया तो पुनः वापस हुआ। फिर एक बार समझे, ये मार्कर है, इस पर फोर्स लगाए तो दो भाग में आ गया, इसको इस तरह से दाब दिए तो फिर एक हो गया। माने यहाँ पर रिटर्निंग हो रहा है। तो जहाँ पर रिटर्निंग होता है, रिटर्निंग माने पुनः वापसी होता है, तो उसी को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे और समझिए, अगर जल में हम चीनी को मिला देते हैं तो शरबत होता है, शरबत।
जल में चीनी को मिलाते हैं तो शरबत बनता है, और शरबत को अगर हम चूल्हा पर चढ़ा दें तो जल गर्म होकर अलग हो जाएगा, चीनी बर्तन में ही रह जाएगा। माने जल चीनी को मिलाएं तो शरबत बना, शरबत को गर्म करेंगे तो जल और चीनी बनेगा। मतलब यहाँ पर रिटर्निंग हो रहा है, यहाँ पर वापसी है। इसलिए ये उदाहरण किसका है? उत्कर्मणीय का। बात समझ में आया? दुनिया का कोई भी काम करने में अगर वापसी होता है, रिटर्निंग होता है, तो वह कार्य, वह प्रक्रिया उत्कर्मणीय अभिक्रिया का उदाहरण होता है। जैसे जल और चीनी को मिलाएं तो शरबत बना, शरबत को गर्म करेंगे तो फिर जल और चीनी बन जाएगा। मैंने यहाँ पर रिटर्निंग हो रहा है, यहाँ पर वापसी हो रहा है, तो ये किसका उदाहरण है? उत्कर्मणीय अभिक्रिया का। समझ में आ गया? उत्कर्मणीय। अब चलिए अनुत्कर्मणीय। अनुत्कर्मणीय का मतलब जहां पर रिटर्निंग, जहां पर वापसी नहीं होता है, जहां पर वापसी नहीं होता है। जैसे कोई आदमी, समझे बाबू, कोई आदमी का मरना, अगर कोई आदमी डेथ कर जाता है, मर जाता है, तो पुनः जीवित नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पर रिटर्निंग नहीं है, यहाँ पर वापसी नहीं है। तो ये क्या हो गया? अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। माने जहाँ पर पुनः वापसी होता है तो हो गया उत्कर्मणीय, जहाँ पर पुनः वापसी नहीं होता है वो हो गया अनुत्कर्मणीय। बात समझ में आया मेरे बाबू? जहाँ पर काम, जैसे में और बात बताते हैं, चावल को गरम किए, मतलब पानी में डालकर गरम किए तो भात बना, भात। चलिए, चावल को पानी में डालकर अगर गरम करते तो बनता कुछ ही भात। और भात को कुछ भी कर दीजिए, फिर उस चावल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो ये बताओ किसका उदाहरण होगा? अनुत्कर्मणीय का। याद हुआ मेरे भाई? जहां पर कोई रिटर्निंग होता है तो वो किसका उदाहरण है? उत्कर्मणीय अभिक्रिया का। जहां पर रिटर्निंग नहीं होता है तो वो किसका उदाहरण है? अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया का। आप उदाहरण बताते हैं, बैटरी में ले ही लेते हैं बाबू। बैटरी, एक बैटरी है निप्पो बैटरी, निप्पो, एक है 12 वोल्ट का बैटरी है। तो अब दोनों समझिए, इसमें पानी भरा हुआ रहता है। एक निप्पो बैटरी है, एक 12 वोल्ट का बैटरी है, जिससे आप लोग लाउड स्पीकर या पंखा या बल्ब जलाते हैं। तो सोचिए कि निप्पो बैटरी को अगर एक बार यूज कर देते हैं तो अगर ये चार्जलेस हो गया, माने आवेशहीन हो गया, तो निप्पो को आप पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं। मतलब इस बैटरी में रिटर्निंग की सवाल नहीं है। अगर निप्पो बैटरी को एक बार उपयोग कर लेते हैं, अगर वो चार्जलेस होता है, आवेशहीन हो जाता है, तो उसको पुनः हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ में रिटर्निंग की संभावना नहीं है। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया? अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। ये 12 वोल्ट वाला, माने पानी वाला ये बैटरी है, इसको आप यूज करते हैं। जैसे ही चार्ज होता है उसको पुनः हम लोग चार्ज कर देते हैं। इसको पुनः चार्ज नहीं करते हैं, इसको पुनः चार्ज करते हैं। मतलब इसमें रिटर्निंग की संभावना नहीं है, इसमें रिटर्निंग की संभावना है। तो जिसमें रिटर्निंग होता है, पुनः वापसी होता है, उसमें कौन अभिक्रिया? अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। और जिसको पुनः वापसी नहीं होता है उसको कहते हैं अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। तो बताए बाबू, पानी वाला बैटरी जो होता है उसमें रिटर्निंग की संभावना है, तो उसमें कौन अभिक्रिया होता है? उत्कर्मणीय अभिक्रिया होता है। और जो निप्पो बैटरी है, जो घड़ी में लगता है, उसको पुनः चार्ज नहीं किया जाता है। तो बता, जब पुनः चार्ज नहीं किया जाता है मतलब उसमें रिटर्निंग की संभावना नहीं है, तो कौन अभिक्रिया? अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। दो चीज बात समझा जाए, जहां पर पुनः वापसी हो जाता है, पुनः रिटर्न हो जाता है, तो उसमें उत्कर्मणीय अभिक्रिया होता है। और जहाँ पर पुनः वापसी नहीं होता है वहाँ पर
अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। तो हम लोग धरती पर बैटरी का उदाहरण दो को देखें। कुछ ऐसा बैटरी को ही हम क्या कहते हैं, सेल। कुछ ऐसा बैटरी जिसको पुनः चार्ज करते हैं। पुनः चार्ज के मतलब उसमें कौन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। और कुछ ऐसा बैटरी जिसको पुनः चार्ज नहीं करते हैं, उसको उसमें कौन अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जो पुनः चार्ज होता है उसमें कौन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और जिसमें पुनः चार्ज नहीं होता है उसमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी सेल या किसी बैटरी में, सेल या बैटरी में दो तरह का अभिक्रिया होता है। एक का नाम उत्क्रमणीय अभिक्रिया, एक का नाम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। आपसे कोई पूछ देगा कि किसी सेल में कौन कौन सी अभिक्रिया होता है, तो किसी सेल में उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों प्रकार की अभिक्रिया होता है। अब चलिए तीसरा पॉइंट समझिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। और एक रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हिंदी में अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया समझे। ON आप पढ़े होंगे 11 में, ON का पूरा नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, और ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होना अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। शॉर्ट में याद किया जाए, जहां पर पुनः वापसी हो, जिस अभिक्रिया में रिटर्निंग होता है वो कौन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और जिसमें रिटर्निंग नहीं होता है उसको कहेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होता है तो अवकरण अभिक्रिया। और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होती है उसको रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। शॉर्ट में याद किया जाए, जिसमें रिटर्निंग हो उसे कौन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जिसमें रिटर्निंग नहीं हो उसको कहेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो तो अवकरण अभिक्रिया। अगर जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है उसको रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो अब आइए एक बात आपको बताएं कि प्रत्येक सेल में, प्रत्येक बैटरी में उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों प्रकार के अभिक्रिया होता है। आपसे कोई पूछेगा कि बताओ मेरे भाई, बताओ कि सेल में, बैटरी में कौन कौन सी अभिक्रिया होता है, तो आप उसको बताइएगा उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों प्रकार की अभिक्रिया होता है। अब चलिए हम सेल के बारे में चर्चा करते हैं। आइए सेल, जिसको बोलचाल की भाषा में बैटरी कहा जाता है। आइए समझिए, पहला पॉइंट तो आपको याद हुआ कि सेल में उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती है। आइए सेल में उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों प्रकार
दोनों प्रकार के अभिक्रिया होती है। सेल में उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों प्रकार के अभिक्रिया होती है। सेल से रिलेटेड एक पॉइंट याद होगा और बताते हैं। सेल का मतलब होता है बैटरी। आइए, और आपको याद होना चाहिए, कितना हो केमिस्ट्री कमजोर हो तो अभी जरूर याद होता है कि सेल में दो तरह का प्लेट होता है। दो तरह का प्लेट होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव को कहते हैं एनोड और नेगेटिव को कहते हैं कैथोड, है ना। इस प्लेट में एगो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और एगो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। लॉस करना माने हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन और गेन करना मतलब हो गया रिडक्शन रिएक्शन। माने किसी सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रिया साथ साथ होती है ना। तो अभी बताएं, फिर एक समझो, चाहे कोई भी सेल है उसमें दो प्लेट होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव माने एनोड, नेगेटिव माने कैथोड। एनोड इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, कैथोड इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। लॉस करना माने ऑक्सीडेशन रिएक्शन और गेन करना माने रिडक्शन रिएक्शन। मतलब किसी सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रिया साथ साथ होती है। किसी सेल में, किसी बैटरी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रिया साथ साथ होती है। और अब अभी बताएं कि जिस रिएक्शन में, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रिया साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। प्रत्येक सेल में, प्रत्येक बैटरी में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। वह रेडॉक्स अभिक्रिया उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के रूप में होती है। याद हुआ, प्रत्येक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है जो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के रूप में होता है। क्या लिखे? दूसरा पॉइंट सेल के बारे में, दूसरी पॉइंट समझे। किसी सेल में ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, किसी सेल में ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है। तो बताओ बाबू कि जहां पर ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रिया होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो हम तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रत्येक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। तीन बातें सेल से रिलेटेड, तीन बात याद होगा। सेल में उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों प्रकार के अभिक्रिया होता है। किसी सेल में ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है। प्रत्येक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। ये पॉइंट याद रखना है कि प्रत्येक सेल में, प्रत्येक बैटरी में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है जो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के रूप में होता है। बात समझ में आ गया? अब आइए इससे रिलेटेड और बात पर हम गौर करते हैं। यहाँ तक याद हो गया। सेल के अंदर कितने तरह का अभिक्रिया होता है?
दो तरह का, एक उत्क्रमणीय होता है और दूसरा अनुत्क्रमणीय होता है, जिसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किसी भी सेल में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है। अब आगे चलते इस पर, आगे देखे मेरे भाई सेल के बारे में। हाँ बाबू, अब आगे चलिए। सेल माने बैटरी, दिमाग पर जोड़ दीजिए। कभी दिमाग में कभी इस तरह का महसूस आप किए हैं कि 12 वोल्ट का बैटरी है और उसके आवश्यकता अनुसार, अपनी आवश्यकता 12 वोल्ट का कोई बैटरी है और अपनी आवश्यकता अनुसार उसके बढ़ा करके 200 वोल्ट या 100 वोल्ट या 300 वोल्ट, ऐसा कभी हो सकता है कि 12 वोल्ट का बैटरी है, अपनी आवश्यकता अनुसार उसको 200 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिए, 100 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिए, 300 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिए, 500 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिए। अगर ऐसा होता तो धरती पर लाइन रहे या न रहे, हम लोग 24 वोल्ट या 150 वोल्ट का बैटरी लेते हैं और हम आराम से उसकी पावर को बढ़ा करके पूरे रातों रात या दिन भर बिजली उत्पादन करते हैं। लेकिन ऐसा होता है नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि बैटरी के वोल्टेज सेल या बैटरी के वोल्टेज में कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर बदलाव किया जा सकता है तो क्या कर, अगर बदलाव किया जा सकता था, है ना बाबू, सुनो एक बात बढ़िया से, कि 12 वोल्ट का कोई बैटरी है, क्या ऐसा कभी फीलिंग किए हैं, महसूस किए हैं कि उसकी पावर को 200 वोल्ट कर दे, 100 वोल्ट कर दे, 300 वोल्ट कर दे, 500 वोल्ट कर दे? बोलिए, अगर ऐसा होता तो आदमी क्या करता कि कोई बैटरी ले लेता और उसकी आवश्यकता अनुसार वोल्टेज बढ़ा करके पूरे अपने घर में अच्छी तरह से बिजली उत्पादन करता। लेकिन ऐसा होता है नहीं। इससे स्पष्ट यही होता है कि बैटरी के वोल्टेज में कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता है। चौथा पॉइंट, कि सेल के वोल्टेज में कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता है। सेल के वोल्टेज में कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता। आपका चौथा पॉइंट मिला, सेल के वोल्टेज में कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता है। सेल के बारे में पहला पॉइंट, कि प्रत्येक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है जो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के रूप में होता है। दूसरा पॉइंट, कि किसी सेल में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है। तीसरा पॉइंट, कि सेल के वोल्टेज में कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता है। याद हुआ? बैटरी से रिलेटेड पहला पॉइंट याद रखेंगे कि किसी भी बैटरी में, किसी भी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है जो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के रूप में होता है। बात समझ में आया? दूसरा पॉइंट, किसी भी बैटरी में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रिया साथ साथ होती है। तीसरा पॉइंट, बैटरी के यानी सेल के वोल्टेज में कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता है। आइए इससे रिलेटेड लास्ट पॉइंट देखा जाए। लास्ट पॉइंट, आइए, सेल के अंदर मुख्य रूप से 2 प्लेट होता है। 2 प्लेट होता है। सेल के अंदर मुख्य रूप से 2 प्लेट होता है। अब आइए, इसके अंदर घोल होता है।
तो मान लिया जाए कि दो प्लेट का घोल आपस में मिला। सेल के अंदर तो दो प्लेट होता है ना, मुख्य रूप से एगो कॉपर का एगो जिंक का अंदर में घोल होता है। तो कॉपर का प्लेट जिंक का प्लेट और घोल आपस में क्या होता है, मिलता है। तो फिजिक्स के माध्यम से याद कर लो कि कई पदार्थों को आपस में मिलने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। तो बताओ, सेल के अंदर मुख्य रूप से दो प्लेट, एगो कॉपर का एगो जिंक और उसमें कुछ घोल होता है, ये आपस में मिलता है। तो आपस में मिलता है तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा तैयार होता है, रासायनिक ऊर्जा। कौन ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। अब आपको यहाँ से याद करना चाहिए कि किसी बैटरी या किसी सेल में रासायनिक ऊर्जा को स्टॉक किया जाता है। फिर बात समझो, सेल के अंदर बैटरी के अंदर कौन सी ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है। कौन सी ऊर्जा। अब चलिए, यही ऊर्जा को अगर हम किसी तार से अगर जोड़ दें कि बल्ब जलना शुरू हो गया। जलना के मतलब कि यही ऊर्जा आपको कौन ऊर्जा में बदल गया, विद्युत ऊर्जा में। माने अंदर में कौन ऊर्जा स्टॉक है, सेल के अंदर कौन सी ऊर्जा स्टॉक है, रासायनिक ऊर्जा। अब जब इसमें तार जोड़ देते हैं या इसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं तो यही रासायनिक ऊर्जा बदल जाता है कौन ऊर्जा में, विद्युतीय ऊर्जा में। यानी सेल का मुख्य पेशा, सेल का मुख्य सिद्धांत रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलना होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलना होता है। अगर आपसे कोई बोल दे कि उस युक्ति को, उस यंत्र को, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं जो मुख्य रूप से रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो उस युक्ति का नाम है, उस साधन का नाम है, उस व्यवस्था का नाम है सेल या बैटरी। यानी बैटरी का मुख्य पेशा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ बाबू, सेल को चार्ज करके कौन सी ऊर्जा को स्टॉक किया जाता है, तो बताओ कौन ऊर्जा, बताइए। अगर चार्ज करते तो उसके अंदर स्टॉक क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा। अगर यूज करना शुरू कर दिए तो यही रासायनिक ऊर्जा बदल जाता है विद्युतीय ऊर्जा में। आइए सेल्स के बारे में 5 पॉइंट समझिए। क्या चीज, पहला कि प्रत्येक सेल के अंदर रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है जो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के रूप में होता है। किसी सेल में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रिया साथ साथ होती है। तीसरा पॉइंट कि सेल के वोल्टेज में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया जाता है। सेल के वोल्टेज में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया जाता है। चौथी पॉइंट, सेल का मुख्य सिद्धांत रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलना होता है। पांचवी पॉइंट, सेल को पुनः चार्ज करके रासायनिक ऊर्जा को स्टॉक किया जाता है। सेल को पुनः चार्ज करके रासायनिक ऊर्जा को स्टॉक किया जाता है। तो आइए सेल के बारे में लिखते हैं बाबू बोर्ड पर। सेल को ही हम लोग बैटरी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि सेल क्या है, सेल से आप क्या समझते हैं, सेल को अपने शब्दों में व्याख्या करें, सेल पर एक संक्षिप्त नोट लिखें, तो क्या लिखेंगे कि सेल एक प्रकार की व्यवस्था है, एक प्रकार की सिस्टम है, एक प्रकार के यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। क्या लिखेंगे कि वैसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है, तो ऐसे यंत्र को सेल या बैटरी कहते हैं। सेल के वोल्टेज में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है जो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के रूप में होता है।
उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के रूप में होता है। सेल को पुनः चार्ज करके रासायनिक ऊर्जा को स्टॉक किया जाता है। फिर समझिए सेल के बारे में। अगर आ जाए कि सेल से आप क्या समझते हैं, इतना ही लिखना है कि वैसा व्यवस्था जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है तथा उसके वोल्टेज में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे व्यवस्था को सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है जो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के रूप में होता है। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के रूप में होता है। किसी सेल को पुनः चार्ज करके उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा स्टॉक किया जाता है। अब चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि सेल को मतलब बैटरी को मुख्य रूप से 3 वर्गों में 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। लिखते हैं पहले इसको। देखो बाबू, वैसा व्यवस्था जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है तथा उसके वोल्टेज में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे व्यवस्था को सेल ब्रैकेट में लिखेंगे बैटरी कहते हैं। प्रत्येक सेल में अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है जो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के रूप में होता है। किसी सेल को पुनः चार्ज करके रासायनिक ऊर्जा को संचित मतलब स्टॉक
रासायनिक ऊर्जा को स्टॉक किया जाता है। अब चलिए नीचे से कार्य व्यवस्था के आधार पर, कार्यों के आधार पर यानी अभिक्रिया के आधार पर सेल को 3 वर्गों में बांटा गया है। अभिक्रिया के आधार पर या कार्य प्रणाली के आधार पर सेल को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला का नाम है प्राथमिक सेल, दूसरा का नाम है द्वितीयक सेल, तीसरा का नाम है फ्यूल सेल। तो पहले इसको बढ़िया से देख लीजिए, तब हम उसको आपको दिखाते हैं। बढ़िया से देखो, समझिए और उतार भी लीजिए। तो हाँ बाबू बताओ, सेल को 3 वर्गों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है, चलिए पहला पॉइंट प्राइमरी सेल, इसको हिंदी में प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी। चलिए आइए दूसरा प्राथमिक सेल कहें या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पहला क्या, प्राइमरी सेल, हिंदी में प्राथमिक सेल, या इसको प्राइमरी बैटरी कहिए। बैटरी हिंदी में हो गया प्राथमिक बैटरी। अगला दूसरा देखें, सेकेंडरी सेल, हिंदी में इसको बोलेंगे द्वितीयक सेल। इसी को आप या में लिख सकते हैं, सेकेंडरी बैटरी, द्वितीयक बैटरी। चलिए अगला देखें, तीसरा फ्यूल सेल, इसको ईंधन सेल। याद करो, सेल को 3 वर्गों में बांटा गया, जो इस प्रकार है। पहला प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल, तीसरा ईंधन सेल। अब बारी बारी से सबके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे, जानकारी देंगे। चलिए विवरण करेंगे। दिखाएंगे बाबू, आइए पहला बात समझो, प्राथमिक सेल, इसी को कह सकते हैं प्राथमिक बैटरी। चलिए प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी, इसके बारे में समझिए।
इसका पहले उदाहरण समझिए। शुष्क शुष्क सेल, शुष्क सेल या सूखा सेल, शुष्क सेल या सूखा सेल। आइए, दूसरा हो गया मरकरी, मरकरी सेल। तीसरा हो गया डेनियल, डेनियल, डेनियल सेल। चलिए, प्राथमिक या प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी के अंतर्गत 3 गो आता है। शुष्क सेल या सूखा सेल, मरकरी सेल, डेनियल सेल। आइए शुष्क सेल के बारे में। लाइफ में नीपो बैटरी या एवरेडी, नीपो या एवरेडी शुष्क सेल के अंतर्गत आता है। मतलब कि दीवार घड़ी में जो बैटरी लगता है, दीवार घड़ी में जो बैटरी लगा हुआ होता है वो शुष्क सेल के अंतर्गत आता है। और हाथ के घड़ी में जो बैटरी रहता है वो मरकरी सेल के अंतर्गत आता है। दीवार घड़ी में जो बैटरी लगा रहता है वो शुष्क सेल हो गया। हाथ के घड़ी में जो बैटरी लगा रहता है मरकरी सेल हो गया। और डेनियल सेल व्यवहारिक में ये आपका महंगी, इसलिए इसको व्यवहार में बहुत कम आता। अब आइए तो एक बात सोचिए, नीपो बैटरी पर आप गौर कीजिए। नीपो, नीपो बैटरी पर सोचिए पहले। क्या नीपो बैटरी को उपयोग करने के बाद यदि ये चार्जलेस हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है, तो क्या इसको पुनः चार्ज कर सकते हैं? ना, आपको याद होना चाहिए कि नीपो बैटरी को पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। मतलब इसमें रिटर्निंग की संभावना नहीं है। मतलब क्या हुआ कि नीपो बैटरी में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, नीपो का हो या शुष्क सेल, तो जो नीपो में गुण होगा वही शुष्क सेल में होगा, वही प्राथमिक सेल में होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि प्राथमिक सेल में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न, एक बार फिर समझा जाए। प्राथमिक सेल का उदाहरण शुष्क सेल है। शुष्क सेल में व्यवहारिक हो गया निप्पो। क्या बताओ कि निप्पो को पुनः आप चार्ज करते हैं? हम उम्मीद करते हैं इसको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब कि इसमें रिटर्निंग नहीं होता है। बताओ इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी निप्पो बैटरी को एक बार, है ना, निप्पो बैटरी को एक बार उपयोग किया जा सकता। एक बार के मतलब कि अगर चार्ज हो गया, माने चार्जलेस हो गया, तो उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि निप्पो बैटरी को, मतलब शुष्क सेल को, मतलब प्राथमिक सेल को एक बार उपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब हो गया कि प्राथमिक सेल में केवल एक बार रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। यानी आइए पहले बात बताइए कि प्राथमिक सेल में कैसा अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। दूसरा बात बताइए कि प्राथमिक सेल में केवल एक बार रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। पूछेगा कि ऐसे सेल का नाम बताएं जिसमें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है, तो कौन सा सेल है? प्राथमिक सेल। ऐसे सेल का नाम बताओ जिसमें केवल एक बार रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है, तो उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल। याद करो, प्राथमिक सेल में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। दूसरा बात, प्राथमिक सेल में केवल एक बार रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। तीसरा बात, प्राथमिक सेल के अंदर शुष्क सेल, मरकरी सेल, डेनियल सेल आता है। तो कोई पूछेगा डेनियल सेल किसका उदाहरण है? तो प्राथमिक सेल का। मरकरी सेल किसका उदाहरण है? तो प्राथमिक सेल का। शुष्क सेल किसका उदाहरण है? तो मरकरी सेल का। ये सभी सेल में कौन सा अभिक्रिया होता है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कोई बोलेगा शुष्क सेल में कौन सा अभिक्रिया? तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, क्योंकि किसका उदाहरण है? प्राथमिक सेल का। मरकरी सेल में कौन सा अभिक्रिया? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। डेनियल सेल में कौन सा अभिक्रिया? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी सभी सेल में एक बार रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। यानी इसको अनुत्क्रमणीय का मतलब हुआ इसको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, इसको पुनः चार्ज
नहीं किया जा सकता। तो आइए बाबू, तो प्राथमिक सेल के बारे में क्या लिखेंगे, सुनिए कि प्राथमिक सेल मतलब इसको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, माने चार्ज करके रासायनिक ऊर्जा को स्टॉक नहीं किया जा सकता। तो कैसे लिखेंगे कि वैसा सेल जिसको बाहरी स्रोतों से, वैसा सेल जिसको बाहरी स्रोतों से विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। क्या चीज कि वैसा सेल जिसको बाहरी स्रोतों से विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं, जिसको प्राथमिक बैटरी भी कहा जाता है। इस सेल में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। प्राथमिक सेल में एक और केवल एक बार रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। शुष्क सेल, मरकरी सेल, डेनियल सेल इत्यादि प्राथमिक सेल का उदाहरण है। अगर एग्जाम में आ जाए कि प्राथमिक सेल क्या है, प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं, है ना, तो ये लिखना है कि वैसा सेल जिसको बाहरी स्रोतों से विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, तो ऐसे सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं, जिसको प्राथमिक बैटरी भी कहा जाता है। इस सेल में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। प्राथमिक सेल में केवल एक बार रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। सूखा सेल, मरकरी सेल, डेनियल सेल इत्यादि प्राथमिक सेल का उदाहरण है। कोई दिक्कत बाबू? अब आगे चलते हैं मेरे भाई। दूसरा, द्वितीयक सेल, इसी को द्वितीयक बैटरी भी कहिए। इसके अंतर्गत आता लेड संचायक सेल। दूसरा हो गया निकेल कैडमियम सेल। निकेल कैडमियम सेल। तीसरा हो गया लिथियम सेल। आप लोग अपने घरों में जो बड़ा बैटरा रखते हैं, वो बैटरा किताबी भाषा में कोई लेड संचायक सेल होता है, तो कोई निकेल कैडमियम सेल होता है, तो कोई लिथियम सेल होता है। तो याद करके बताओ कि क्या उसको आप पुनः चार्ज करते हैं? जो घर में बड़ा बैटरी होता है 24 वोल्ट या 12 वोल्ट का, क्या उसको पुनः चार्ज करते हैं? तो हम उम्मीद करते होंगे कि उसको पुनः चार्ज किया जा सकता है, मतलब उसमें रिटर्निंग है, मतलब उसमें कौन सी अभिक्रिया होता है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो बता, द्वितीयक सेल में कौन सा अभिक्रिया होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, मतलब इसमें पुनः चार्ज किया जा सकता है, मतलब इसको दोबारा चार्ज किया जा सकता है, मतलब इसमें कि रेडॉक्स अभिक्रिया एक से अधिक बार होता है। बढ़िया से समझो, द्वितीयक सेल को पुनः चार्ज किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें बाहरी स्रोतों से, द्वितीयक सेल में बाहरी स्रोतों से विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः चार्ज किया जाता है, मतलब इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है, मतलब इस सेल में एक से अधिक बार रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। क्या लिखेंगे कि वैसा सेल जिसको बाहरी स्रोतों से, वैसा सेल जिसको
बाहरी स्रोतों से विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः चार्ज किया जाता है तो ऐसे सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं, जिसको द्वितीयक बैटरी भी कहा जाता है। इस सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। द्वितीयक सेल में एक से अधिक बार रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। लेड संचायक सेल, निकेल कैडमियम सेल, लिथियम सेल इत्यादि द्वितीयक सेल का उदाहरण है। तो याद करो, बताइए, लेड संचायक सेल किसका उदाहरण? तो द्वितीयक का। शुष्क सेल किसका उदाहरण? तो प्राथमिक का। मरकरी सेल किसका उदाहरण? तो प्राथमिक का। डेनियल सेल किसका उदाहरण? तो प्राथमिक का, है ना बाबू। निकेल कैडमियम सेल किसका उदाहरण? तो प्राथमिक का। याद हुआ, प्राथमिक और द्वितीयक सेल। एक बार दोनों को चर्चा करते हैं शॉर्ट में। प्राथमिक को पुनः चार्ज नहीं किया जाता है, द्वितीयक को पुनः चार्ज किया जाता है। प्राथमिक सेल में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है, द्वितीयक सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। प्राथमिक सेल में केवल एक बार रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, द्वितीयक सेल में एक से अधिक बार रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। प्राथमिक सेल को प्राथमिक बैटरी कहा जाता है, द्वितीयक सेल को द्वितीयक बैटरी कहा जाता है। एक बार समझिए, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में फर्क, अंतर। प्राथमिक सेल को पुनः चार्ज किया जाता है, द्वितीयक सेल को पुनः चार्ज नहीं किया जाता है। प्राथमिक सेल के अंदर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है, द्वितीयक सेल के अंदर उत्क्रमणीय अभिक्रिया संपन्न होती है। प्राथमिक सेल में केवल एक बार रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, द्वितीयक सेल में एक से अधिक बार रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। प्राथमिक सेल को प्राथमिक बैटरी भी कहा जाता है और द्वितीयक सेल को द्वितीयक बैटरी भी कहा जाता है। ये था प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल की कहानी। ये याद रखेंगे बाबू। डेनियल सेल कैसा सेल है? तो प्राथमिक सेल है। निकेल कैडमियम सेल कैसा सेल है? तो द्वितीयक सेल है। लेड संचायक सेल कैसा है? तो द्वितीयक है। लिथियम सेल कैसा है? तो द्वितीयक है। मरकरी सेल कैसा है? तो प्राथमिक है। डेनियल सेल कैसा है? तो प्राथमिक है। शुष्क सेल कैसा है? तो क्या है? प्राथमिक। याद हो गया। अब चलते हैं, एक सेल और है जिसका चर्चा फ्यूल सेल, हिंदी में कहते हैं ईंधन सेल। आइए उस पर चर्चा करते हैं। आइए बाबू, ईंधन सेल। ईंधन सेल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूल सेल, ऐसे हिंदी में लिखा है फ्यूल। इसका उदाहरण मात्र एगो है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से चलिए, चाहे तो ऐसे भाषा में लिखा रहेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल या H2O2 सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल या संकेत में H2O2 सेल किसका उदाहरण है? ईंधन सेल या फ्यूल सेल का। यह ऑब्जेक्टिव पूछित रहता है, याद रखिएगा। H2O2 सेल किसका उदाहरण है? तो ईंधन सेल का। निकेल कैडमियम सेल किसका उदाहरण? तो द्वितीयक सेल का है। शुष्क सेल किसका उदाहरण है? तो प्राथमिक सेल का है। डेनियल सेल किसका उदाहरण है? तो प्राथमिक सेल का है। लेड संचायक सेल किसका उदाहरण है? तो द्वितीयक सेल का है। H2O2 सेल किसका उदाहरण है? तो फ्यूल सेल है। ये आप उदाहरण याद रख लीजिएगा। अब आइए, तो ईंधन सेल का एकमात्र उदाहरण हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। अब इसमें खासियत क्या है कि हर सेल का, हर बैटरी का मुख्य पेशा है, सिद्धांत है कि पहले रासायनिक ऊर्जा को बदलेगा ऊष्मीय ऊर्जा में
और फिर बदलेगा विद्युतीय ऊर्जा में। सब बैटरी का यही पेशा है, रासायनिक से उष्मीय और उष्मीय से विद्युतीय। लेकिन ईंधन यानी फ्यूल एक ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को डायरेक्ट विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। हर बैटरी, हर सेल का मुख्य पेशा है रासायनिक से उष्मीय, उष्मीय से विद्युतीय। लेकिन ईंधन सेल एक ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए कि उस सेल को क्या कहते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है, तो सेल का नाम क्या है? ईंधन सेल। इसके अंतर्गत कौन आता है? H2O2 सेल। समझ में आया? H2O2 सेल कैसा सेल है? ईंधन सेल है। ईंधन सेल रासायनिक ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है ना। अब इसका उपयोग अंतरिक्ष अन्वेषण, ईंधन सेल का उपयोग अंतरिक्ष अन्वेषण में किया जाता है। कौन सी सेल का उपयोग? अंतरिक्ष अन्वेषण। मतलब कि जब अंतरिक्ष में निरीक्षण करने जाता है, रिसर्च करने जाता है, तो वहाँ कौन सा सेल का उपयोग किया जाता है? तो ईंधन सेल का। ईंधन सेल के बारे में 3 पॉइंट। ईंधन सेल रासायनिक ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दूसरा, इसका उपयोग विशेष रूप से अंतरिक्ष अन्वेषण में किया जाता है। तीसरा, ईंधन सेल के अंतर्गत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेल आता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि फ्यूल सेल क्या है, फ्यूल सेल से आप क्या समझते हैं, इतना ही लिखना है कि वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है, तो ऐसे सेल को ईंधन सेल या फ्यूल सेल कहते हैं। इसका उपयोग विशेष रूप से अंतरिक्ष अन्वेषण में किया जाता है। H2O2 सेल ईंधन सेल का एक प्रमुख उदाहरण है। यह था सेल की कहानी। आज क्लास को इंटरप्ट करते हैं, कल पुनः क्लास को शुरू करेंगे तो सब सेल के बारे में लिखाएंगे। और आज क्लास को इंटरप्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादा आपका टाइम हो चुका है।